महाकाव्य रामायण में ऋषि वाल्मीकि ने उल्लेख किया है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तब सूर्य मेष राशि में, शनि तुला राशि में, बृहस्पति और चंद्रमा कर्क राशि में, शुक्र मीन राशि में और मंगल मकर राशि में स्थित था। इसके अलावा यह चैत्र के चंद्र मास में चंद्रमा के इंक्रीजिंग फेज का 9वां दिन था। पुष्कर भटनागर द्वारा लिखी किताब डेटिंग द इरा ऑफ लॉर्ड राम, इसके अनुसार यह अनोखी सूक्ष्म स्थितियाँ 10 जनवरी 5114 ईस्वा पूर्व को आकाश में मौजूद थी। यहाँ पर किसी अंग्रेज का रेफरेंस देने के बजाय मैं आपको सनातन धर्म को जीने वाले और जानने वाले व्यक्तियों का रेफरेंस देना बेहतर समझूंगा। वाल्मीकि एक महान एस्ट्रोनॉमर थे क्योंकि उन्होंने श्री राम के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों पर महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस दिए हैं, जो राशि चक्र, नक्षत्रों और अन्य सितारों के साथ साथ ग्रहों के स्थानों का बहुत ही सटीक संकेत देते हैं। पुष्कर भटनागर ने भारतीय राजस्व सेवा में अपनी सेवा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से प्लेनेटेरियम नामक एक अनूठा सॉफ्टवेयर प्राप्त किया था। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि द्वारा बताई गई ग्रहों की स्थिति के प्रासंगिक विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज किए और बहुत ही रोचक और ठोस परिणाम प्राप्त किए, जिन्होंने श्री राम के जन्म से लेकर 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आने की तारीख तक की महत्वपूर्ण तारीखों को निर्धारित किया। वाल्मीकि द्वारा रिकॉर्ड किए गए खगोलीय डेटा को सॉफ्टवेयर में फीड किया गया। इससे प्राप्त रिजल्ट ने संकेत दिया है कि 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व के दोपहर के समय ग्रह और तारों की ठीक यही स्थिति थी जैसा कि वाल्मीकि ने बताया था। इस प्रकार श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व, जो कि 7123 वर्ष पूर्व है, इस दिन हुआ था। भारतीय पंचांग के अनुसार यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में उल्लेख है कि राजा दशरथ श्री राम को राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि सूर्य, मंगल और राहु ने उनके नक्षत्र को घेर रखा था और आमतौर पर ऐसे ग्रहों की उपस्थिति में राजा मर जाता है या साजिशों का शिकार हो जाता है। दशरथ की राशि मीन थी और उनका नक्षत्र रेवती था। यह ग्रह विन्यास 5 जनवरी 5089 ईसा पूर्व में प्रचलित था और इसी दिन श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या छोड़ा था। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के वनवास के 13वें वर्ष के उत्तरार्ध में खरदूषण के साथ युद्ध के समय सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है। विभिन्न अन्य अध्यायों में वर्णित ग्रह के विन्यास के आधार पर जिस तिथि को रावण मारा गया था वह 4 दिसंबर 5076 ईसा पूर्व है और श्री राम ने 2 जनवरी 5075 ईसा पूर्व में 14 वर्ष का वनवास पूरा किया। संयोग से उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं थी। इस प्रकार श्री राम 39 वर्ष की आयु में अयोध्या वापस आए। वाल्मीकि की रामायण में उल्लेख है कि श्री राम की सेना ने रामेश्वर और श्रीलंका के बीच समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया था। इस पुल को पार करने के बाद श्री राम की सेना ने रावण को परास्त कर दिया था। हाल ही में नासा ने एक मानव निर्मित पुल की तस्वीरें इंटरनेट पर डाली, जिसके खंडहर रामेश्वर और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य में डूबे हुए पड़े हैं। हाल ही में श्रीलंका सरकार ने सीता वाटिका को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की इच्छा जताई थी। श्रीलंकाई मानते हैं कि यह अशोक वाटिका थी, जहां रावण ने 5076 ईसा पूर्व में सीता को बंदी के रूप में रखा था। ऋग्वेद की खगोलीय संहिता या एस्ट्रोनॉमिकल कोड में अयोध्या पर शासन करने वाले श्री राम के 63 पूर्वजों को सूचीबद्ध किया गया है। श्री राम के पूर्वजों को श्री राम, राजा दशरथ, राजा आज, राजा रघु, राजा दिलीप आदि के रूप में खोजा गया है। श्री राम और सीता के जीवन से जुड़ी घटनाएं और स्थान सच्ची सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर हैं। राम राज्य के दौरान जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था की बुराइयां अस्तित्वहीन थी। महर्षि वाल्मीकि को शूद्र वर्ग का बताया जाता है और फिर भी अयोध्या से निकाले जाने के बाद सीता उनकी गोद ली हुई बेटी के रूप में उनके साथ रही एवं लव और कुश उनके आश्रम में उनके शिष्य के रूप में पढ़े। हमें इस तथ्य पर गर्व करने की आवश्यकता है कि वाल्मीकि शायद पहले महान खगोल शास्त्री थे।
और ग्रह विन्यासों का उनका अध्ययन समय की कसौटी पर खरा उतरता है। आइए हम सब इस बात पर गर्व करें कि भारतीय सभ्यता आज सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह निश्चित रूप से 10,000 वर्ष से अधिक पुराना है। इसलिए 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों के आक्रमण की कहानी को प्रेरित आरोपण के रूप में अस्वीकार करें। मैक्स मुलर, जो इस सिद्धांत के निर्माता थे, उन्होंने स्वयं इसे खारिज कर दिया था। मान लीजिए कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान हमें मैकाले स्कूल ऑफ थिंकिंग पर आधारित स्कूलों में शिक्षित किया गया था, जो मानते थे कि हर भारतीय चीज़ घटिया या इन्फीरियर क्वालिटी की थी। इतिहासकारों को इतिहास को मिथक में बदलना बंद करना चाहिए। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अधिक प्रकाश डालने वाले सभी उपलब्ध साक्ष्यों को इकट्ठा करके खोजने, उनका पता लगाना और उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद।